Hello students, good morning to all of you. Students, अपन बिजनेस बस्टिंग की बुक में यूनिट सेकंड में बिजनेस फॉरकास्टिंग व्यवसायिक पूर्वानुमान का हेडिंग पढ़ रहे थे और इस क्रम में व्यवसायिक पूर्वानुमान क्या होता है, कौन से उसमें तत्व होते हैं, व्यवसायिक पूर्वानुमान क्यों किया जाता है, इसके कितने प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन सी इसमें मान्यताएं प्रयुक्त होती हैं, पूर्वानुमान में और बजट में क्या अंतर है, ये सारी बातें स्टूडेंट्स हम लोगों ने व्यवसायिक पूर्वानुमान के हेडिंग में पढ़ी। मैंने आपको बताया था कि हमारी परीक्षाओं में इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरेटिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो थ्योरेटिकल पोर्शन में आज मैं आपको एक हेडिंग इसका और बताऊंगा, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस निकालेंगे। और जो हेडिंग मैं आपको बता रहा हूं आज वो है व्यवसायिक पूर्वानुमानों के सिद्धांत। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको एक बात ये बताऊं कि व्यवसायिक पूर्वानुमानों को व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से उपलब्ध समंकों का विश्लेषण एवं निर्वचन इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे वह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया सिद्ध हो सके, ऐसा लगे कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है। तो कुछ सिद्धांत इसके बताए गए हैं, उनमें से कुछ दो चार सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इसका एक पहला सिद्धांत है समय विलंबना या काल क्रम सिद्धांत, टाइम लैग और टाइम सीक्वेंस थ्योरी। ये जो सिद्धांत है स्टूडेंट्स, ये व्यवसायिक पूर्वानुमानों के जितने भी सिद्धांत हैं उनमें सबसे पुराना प्रतिष्ठित प्राचीन सिद्धांत है। और इनका क्या कहना है, ये किस मान्यता पर आधारित है? ये कहते हैं कि व्यवसायिक समंकों में परिवर्तन एक साथ नहीं होते, मतलब कारण और परिणाम में कुछ समय का अंतर होता है, ये बात ये कहते हैं। मान लीजिए किसी देश में मुद्रा की पूर्ति जो है वो तेजी से बढ़ती है, तो कुछ समय बाद में क्या होगा? यदि मुद्रा की पूर्ति तेजी से बढ़ती है तो कुछ समय के बाद जो होलसेल प्राइस है, थोक हैं और फुटकर जो कीमतें हैं, उनमें वृद्धि होगी। यदि इनमें वृद्धि होगी तो वेतन और मजदूरी में भी वृद्धि होगी, क्योंकि आजकल जो महंगाई भत्ता है, डीए है, डियरनेस अलाउंस है, लागत सूचकांक के आधार पर दिया जाता है। आप देखते हैं कि जहाँ पे भी वेतन मिलता है तो वेतन के जो पार्ट होते हैं, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, तो महंगाई भत्ता जो है वो मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में आता है और वो बढ़ता जाता है। तो ये जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के आधार के ऊपर ये दिया जाता है। लेकिन इस सिद्धांत का क्या कहना है? ये सिद्धांत कहता है कि ये जो सारे परिवर्तन है ना, ये एक साथ नहीं होते हैं, इनमें कुछ समय लगता है, कुछ टाइम लगता है। और जब टाइम लगता है तो इसे कहते हैं समय विलंबना। समय में विलंब, विलंब का मतलब देरी, एक साथ नहीं होता है, इसलिए हम इसे कालक्रम सिद्धांत भी कह सकते हैं। अब देखिए, यदि मैं इसमें सिद्धांत में कुछ गुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं। यदि मैं इसके गुणों की बात करूं तो एक गुण तो इसका ये है कि ये सिद्धांत अन्य सिद्धांतों की तुलना में सरल है, पहली बात तो ये। दूसरा, ये लोकप्रिय विधि है, सबसे ज़्यादा इसको अपनाया जाता है। और लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि सरकार को देश की आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण लगाने में यह विधि मदद करती है। और एक गुण हम इसका और ये बता सकते हैं कि
जब हमें काल विलंबना का पता लग जाता है तो किसी घटना के घटित होने से होने वाली भावी हानि को हम रोक सकते हैं। इसके लिए उपाय किए जा सकते हैं। तो ये तो इसके गुण हुए। अब इसके दोष क्या हम बता सकते हैं? दोष तो इसका एक दोष आप ये कह सकते हो कि यह जो सिद्धांत है वो सांख्यिकी विधि पर आधारित है, इसलिए ये बिल्कुल 100% सही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा, ये सिद्धांत केवल व्यावसायिक घटनाओं में निहित समयांतर को प्रतिपादित करता है। एक बात ये हुई। तो वैसे तो हम कोई भी विषय पढ़ें, कोई भी चैप्टर पढ़ें, कोई भी चीज़ पढ़ें, उसमें कुछ गुण भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं, पर इन दोषों के बावजूद भी ये बहुत प्राचीन सिद्धांत है और इसे अपनाया जाता है। ये हुआ समय विलंबना या कालक्रम का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं वो है क्रिया और प्रतिक्रिया सिद्धांत। क्रिया प्रतिक्रिया, मैं नाम बहुत बार सुना होगा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन एंड रिएक्शन थ्योरी। फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स में न्यूटन के जो गति के नियम जो बताए गए हैं, उसमें उसका जो तीसरा नियम है वो यही है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया की सदा उतनी ही मात्रा की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये जो सिद्धांत है क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत, यह न्यूटन के इसी तीसरे नियम के ऊपर आधारित है। कैसे है? आप देखिए, यदि किसी वस्तु की कीमत सामान्य स्तर से ऊपर हो जाए तो कुछ समय बाद में उत्पादन बढ़ेगा और कीमत स्तर पुनः सामान्य स्तर पर पहुंच जाएगा। और इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया का ये जो क्रम है ये चलता रहेगा, चलता रहता है, जिसके आधार पर व्यावसायिक पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन है बैप्सन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो इसी सिद्धांत पर अपने व्यावसायिक पूर्वानुमान लगाता है, करता है। तो ये एक सामान्य सा नियम हुआ क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अब क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत के गुणों में एक तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों का ध्यान रखा जाता है ना। तो व्यावसायिक क्रिया को ध्यान में नहीं रखा जाता, व्यावसायिक क्रिया के साथ साथ होने वाली क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि ये काल विलंबना जो टाइम लैग वाली जो थ्योरी थी उससे ये अच्छा है, उससे एक कदम आगे है। दूसरा, आप कह सकते हैं कि इस सिद्धांत से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो बुद्धिमत्तापूर्ण तर्कों पर आधारित होते हैं, इसलिए उन्हें सत्य के अधिक निकट माना जाता है, समझा जाता है। लेकिन फिर भी कुछ इसके दोष भी हैं, और इसका दोष आप ये बता सकते हैं कि जो सामान्य स्तर होता है वो कभी स्थिर नहीं होता है, क्योंकि ये कहता है कि जब वस्तु की कीमत सामान्य स्तर से बढ़ती है तो कुछ समय बाद उत्पादन भी बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा और कीमत स्तर पुनः सामान्य स्तर पर पहुंच जाएगा। तो सामान्य स्तर स्थिर न होकर परिवर्तनशील होता है, इसलिए इसका डिटर्मिनेशन करना, इसका निर्धारण करना एक कठिन काम है। और दूसरा ये है कि ज़रूरी नहीं है कि क्रिया के अनुपात में ही प्रतिक्रिया हो, जितनी क्रिया हो उसी के अनुपात में उसके अपोजिट प्रतिक्रिया हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये कम भी हो सकती है, ये ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका एक्शन एंड रिएक्शन थ्योरी। अब देखिए, जो तीसरा आपका जो सिद्धांत है वो है ऐतिहासिक अनुरूपता सिद्धांत, हिस्टोरिकल एनालॉग थ्योरी। ऐतिहासिक, आपको इसके नाम से ही लग रहा है कि यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है
इतिहास, और इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। ये कहता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार व्यावसायिक पूर्वानुमान लगाने के लिए भूतकाल में उन्हीं परिस्थितियों को खोजना पड़ता है जो वर्तमान समय में मौजूद हों। इस प्रकार तो ये भी एक सिद्धांत, अच्छा सिद्धांत है। इस सिद्धांत से जो भी परिणाम निकाले जाते हैं उनको आप वर्तमान काल की जो भी विशेषताएं हैं उनके आधार पर उनमें आप अमेंडेंट कर लेते हैं, संशोधन कर लेते हैं। और लेकिन इसका एक सबसे बड़ा जो दोष है वो ये है कि ये सिद्धांत भूतकाल और पिछले अनुभव को ज़्यादा महत्व देता है। वर्तमान में जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उनका ध्यान ये कम रखता है। और दूसरी बात, कोई ज़रूरी नहीं है जो भूतकाल की परिस्थिति थी वैसी ही परिस्थिति वर्तमान में भी मिलेगी, ऐसा असंभव है। इसलिए इसके पूर्वानुमान वास्तविकता के नज़दीक नहीं होते। लेकिन फिर भी इसमें इसके गुणों के बारे में भी आप बता सकते हो, क्योंकि ये सिद्धांत जो हमारे भूतकालीन जो आंकड़े होते हैं, समंक होते हैं, तथ्य होते हैं, उन पर आधारित होते हैं। तो आप भविष्य का जो अनुमान है वो आप आसानी से लगा सकते हैं। और दूसरा, पूर्व में जो व्यापार चक्र आते हैं, तेजी आती है, मंदी आती है, तो उनका भी आप अनुमान लगा सकते हो। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आप पिछले सालों के प्रश्न पत्र देख के इस साल आने वाले प्रश्नों का अनुमान लगाते हैं, ये ठीक वैसा ही है। और अब एक सिद्धांत, अंतिम सिद्धांत और है जो मैं आपको और बता देता हूँ, वो है प्रतिकार विश्लेषण सिद्धांत, यानी क्रॉस कट एनालिसिस थ्योरी। ये आपका जो इतिहास वाला जो सिद्धांत है उससे बिल्कुल उल्टा है। ये सिद्धांत ये मान्यता है कि इतिहास की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। ये कहता है हिस्ट्री डजंट रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को नहीं दोहराता है। वे घटनाएं जो भूतकाल में हुई हैं उनकी वर्तमान घटनाओं से कभी भी पूर्ण समानता नहीं हो सकती। इसके लिए ये भूतकालीन तथ्य विशेष महत्व नहीं रखते। यानी ये सिद्धांत कहता है कि पिछले साल के पेपर देखने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर की बात करो, जो चीज़ दी हुई है वो सारी चीज़ें आप पढ़िए। तो कोई भी वर्तमान व्यावसायिक घटना वर्तमान परिस्थितियों का ही परिणाम होती है, ऐसा इस सिद्धांत का मानना है। और अमेरिका में एक संस्था है यूनाइटेड बिजनेस सर्विस, वो इस सारे व्यावसायिक पूर्वानुमान लगाती है। इसके गुणों में तो आप एक ये गुण बता सकते हो कि ये कहता है कि जो पूर्वानुमान की प्रक्रिया को जो भी कारक प्रभावित करते हैं, जो भी फैक्टर, इसमें उनका अलग अलग अध्ययन किया जाता है। इसलिए आप हर कारक की जो प्रभावशीलता है, इफेक्टिवनेस है, उसका मापन संभव है, मेजरमेंट संभव है। जब आप प्रभाव का मापन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस चीज़ से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो जो पूर्वानुमान होते हैं वो थोड़े शुद्धता के निकट होते हैं। दूसरा, पूर्वानुमान की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वर्तमान के बदलते परिवेश अधिक प्रभावशाली होते हैं, ये इसका मानना है। इसलिए ये भूतकालीन आंकड़ों पे, उनके निर्वचन पे, उनके विश्लेषण पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन स्टूडेंट्स, इसका दोष भी है, और दोष ये है कि जब आप प्रत्येक कारक का अलग से अध्ययन करते हो तो ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है, दोषयुक्त होता है। और इसमें केवल वर्तमान पर जोर दिया जाता है, जबकि ठोस पूर्वानुमान के लिए आप भूतकालीन परिस्थितियों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको व्यावसायिक पूर्वानुमान के सिद्धांतों के बारे में बताया। अब मैंने आपको जितने टॉपिक थ्योरेटिकल बताए हैं वो सारे टॉपिक आपको कॉपी में लिख के और मेरे वीडियो को देख के आपको उनको अच्छी तरीके से अध्ययन करना है, मनन करना है, समझना है। अब हम इसके प्रैक्टिकल पोर्शंस पे आएंगे, यानी हम बिजनेस फोरकास्टिंग के जो मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो हम लोग
आगे आने वाले वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ है। ये सेकेंड यूनिट का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।